Welcome to your 10th lecture of complex similarity math series, and today we will do equations of a straight lines, equation of a straight line in argent plane. Argent plane पे straight line का equation कैसे लिखते हैं, but before that I would like to discuss 2 points. Among them, first one is condition for similar triangles in argent plane. आर्गेंट प्लेन में दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, उनका क्या कंडीशन है? तो मैंने पहले से कुछ फिगर बनाकर रखा है. सपोज के लिए ये ट्रायंगल्स हैं जिनका वर्टेक्स ए बी सी और z1 z2 z3 है, जहां a b c z1 z2 z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मींस दे लाई इन आर्गेंट प्लेन. और हमारा कंडीशन है इफ ट्रायंगल abc सिमिलर ट्रायंगल pqr, देन क्या कंडीशन होता है? आपका कंडीशन एक्चुअली होता है a b upon c b. A minus b upon c minus b is equal to z1 minus z2 upon z3 minus z2. कंडीशन को आप ध्यान से देखिए, बहुत आसान है याद करना. a minus b, अगर उधर है राइट साइड, लेफ्ट साइड ऊपर में, तो z1 minus z2, फिर c minus b, तो आपका z3 minus z2. यही कंडीशन है. सबसे पहले हम समझ लें ये कंडीशंस कैसे कैसे लिखे जाते हैं. क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट होता है, 2-3 बार पूछा गया, बहुत डायरेक्ट होता है. देखिए एक्चुअली इसका एक्सप्लेनेशन देखिए. ये कंडीशंस आप याद रखेंगे तो काम हो जाएगा, बट एक्सप्लेनेशन देखिए आप. इसका एक्सप्लेनेशन आपका क्या है? दरअसल अगर a माइनस बी सी माइनस बी बराबर है तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे कंक्लूजन निकलता है a माइनस बी अपॉन सी माइनस बी मॉडुलस z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z2 मॉडुलस. और क्या कंक्लूजन निकलता है? और कंक्लूजन निकलता है कि आर्गुमेंट a माइनस b अपॉन c माइनस b इज इक्वल टू आर्गुमेंट z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z2. ये कंक्लूजन निकलेगा. अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने जो कंडीशन लिखा उसी से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आसान होगा आपको समझना. अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो इसका क्या होगा? मॉडुलस भी बराबर होगा, और क्या होगा? इसका आर्गुमेंट भी बराबर होगा. ठीक है, थोड़ा यहाँ पर हम लिख लें, हमारा काम हो जाएगा. देखिए अगर मॉडुलस बराबर है a माइनस बी और c माइनस बी, तो a माइनस बी ये डिफरेंस है, तो ये साइड लेंथ ab को देगा. ये क्या इंप्लाइज करेगा? ये इंप्लाइज करेगा AB इज टू नीचे में क्या करेगा? CB. C माइनस B डिफरेंस याद कीजिए, सब्ट्रैक्शन का क्या देगा? ये आपका देगा CB. और उसी तरीके से आप Z1 माइनस Z2 क्या लिख सकते हैं? PQI RQ. और साथ में हमारा क्या होगा? एंगल ABC इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR. बात समझ रहे हैं ना सर? ये एंगल कैसे बराबर हो गया? जगह कम था, आप बगल में लिख लीजिएगा. एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR. ये इसलिए बराबर हो गया. आप जरा रोटेशन को याद कीजिए, ये चीज आपका क्या बता रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे रोटेट कर रहा है. ठीक है, C माइनस B से रोटेट करके A माइनस B पे जा रहे हैं. आर्गुमेंट को मत देखिए. और ये क्या बता रहा है? इससे रोटेट करके इस पे जा रहे हैं. तो ये जो हमने पूरी बात को लिखा है वो इसका आर्गुमेंट हो गया. ये रोटेशन कहां पे कर रहे हैं? B पर कर रहे हैं. तो ये B पे एंगल क्या बन गया? ABC बन गया. B पे एंगल आपका क्या बन गया? ये एंगल बन रहा है B पे. ये एंगल किस पे बन रहा है? ये एंगल बन रहा है Q पे. तो आपका जो है एंगल B इज इक्वल टू एंगल, आप सीधा ऐसे ही लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा है. एंगल B इज इक्वल टू एंगल R. आई बात समझ में? रोटेशन से याद कीजिए, एंगल B पे बनता, अरे एंगल Q, एंगल Q, ये एंगल B पे बनता था, तो यहाँ पे बनेगा एंगल B. ये एंगल Q पे बनता था, एंगल Q. अब ये आपका सफिशिएंट कंडीशन है सिमिलर ट्रायंगल का. सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में होता है कि दो साइड्स इक्वल होते हैं. ये साइड इसके, ये साइड इसके, और बीच का एंगल इक्वल होता है. सिमिलर में क्या होता है? तो सिमिलर में ऐसा होता है कि दो साइड का रेशियो हमारा इक्वल होना चाहिए दो ट्रायंगल का. यहाँ दिस इज टू दिस, और उसके बीच जो एंगल इंक्लूड है, उसके जो बीच का एंगल है, वो बीच का एंगल आपका क्या होना चाहिए? उसके जो बीच का एंगल है वो बीच का एंगल बराबर होना चाहिए. तो आप हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल क्या होगा? हमारा ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा. यही कंडीशन है सिमिलर ट्रायंगल का. आप लिख सकते हैं इंप्लाइज
ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो देखना है सही है, ये ओरिजिनल रिजल्ट है। इसके 2-3 फॉर्म और है, वो मैं लिखने जा रहा हूं। लोग किताब में भी उसी को लिख देते हैं सीधा, आप भी सीधा उसी को याद कर लेते हैं। But this is very important. You must see when we write this. This suggests modulus of this suggests ratio of sides are equal and argument of this suggests angle included between them are equal. So triangle will be similar. आई बात समझ में? तो आगे हम आपका सिर्फ अदर पीसेस लिख देते हैं, ठीक है? ठीक है, अदर फॉर्म फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स देखिए, इसी से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a into z2 minus z3 plus b into z3 minus z1 plus c into z1 minus z2। मुझे कभी कभी बहुत आश्चर्य लगता है, ये ओरिजिनल फॉर्म है, इस पर स्ट्रेस नहीं देते हैं, क्योंकि यहां से आप ध्यान रखेंगे ना तो आप कोई भी सवाल घुमा हुआ आप बना लेंगे। अब देखिए, ये हमने अरेंज किया है, इसको इधर से मल्टीप्लाई वगैरह आप करेंगे, ए में इससे मल्टीप्लाई होगा, सी में इससे मल्टीप्लाई, अरेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा। याद रखने का तरीका a into z2 minus z1 b into z3 minus z1 c into z1 minus z2, इसी को आप अरेंज करेंगे, ठीक है? अभी हम इसको रहने दे रहे हैं। फिर नंबर 2 में आपका क्या है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं z1 into b minus c plus z2 into c minus a plus z3 into a minus b। ध्यान दीजिए, दोनों एक ही चीज है, मतलब a को अगर हम यहां से लें तो इस दोनों का डिफरेंस प्लस b को यहां से ले तो इस दोनों का डिफरेंस प्लस c को ऐसे इस दोनों का डिफरेंस, या फिर अगर हम z1 यहां से लें तो इस b और c का डिफरेंस, z2 यहां से ले तो c और a का डिफरेंस, और z3 यहां से ले तो b का डिफरेंस 0। ये फॉर्म ज्यादातर लिखा होता है, और इसका एक डिटरमिनेंट फॉर्म भी होता है, ठीक है? वो डिटरमिनेंट फॉर्म आप ऐसे लिख लीजिए a b c z1 z2 z3 1 1 1। अगर आपने डिटरमिनेंट पढ़ा है, तो आप इसको सीधा सीधा ब्रेक कर दीजिए। इसको देखिए, तो ये वाला चीज है, इसको ब्रेक कीजिए तो कॉलम के अलोंग, इसको कॉलम के अलोंग ब्रेक कीजिए तो ये चीज आएगा। आप रो के अलोंग भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। a b c z1 z2 z3 1 1 1। तो लोग इससे भी क्वेश्चन को प्रेजेंट करते हैं, बट हम क्या स्ट्रेस करें, इसको ध्यान रखिएगा, इससे आपको दिखेगा कि ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर होता है। चलिए, तो कंडीशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आगे, इसको मैं कोई खास क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं जरा। कंडीशन फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल इन आर्गेंट प्लेन। किसी आर्गेंट प्लेन में क्या कंडीशन होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का? चलिए, ये आप देखिए, दरअसल हमारा क्या है, मान लीजिए कि ये आपका z1 z2 z3 है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये आपका आर्गेंट प्लेन है, लिख देते हैं कौन सा प्लेन है। आर्गेंट प्लेन कहने का क्या अर्थ है कि ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है? if z1 z2 z3 are vertices of an equilateral triangle, then देखिए जो मेन कंडीशन होता है, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर माइनस z1 z2 माइनस z1 z3 माइनस z2 z3 0, ये कंडीशन होता है। हालांकि कहीं कहीं आपको ये कंडीशन ऐसा लिखा हुआ मिलेगा 1 माइनस z1 z2 सब कैसे मिलेगा, इसको अगर आप सिंपलीफाई करेंगे तो यही आता है, बट हम इसी पर डिपेंड करेंगे क्वेश्चन बनाते समय, ठीक है? हम इसी पर डिपेंड करेंगे क्वेश्चन बनाते समय। अब सवाल ये आता कैसे है, पहले तो ये ओरिजिनल कंडीशन है, सर आपने ये कैसे लिखा, तो ये लोग लिखते हैं, आप उसको फैक्टराइज वगैरह करके लिख सकते हैं, आप उसको फैक्टराइज वगैरह करके लिख सकते हैं, उस पर हम बहुत इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन इस बात को आपको हम बता दें, एक बात आप नोट करेंगे
अगर ए बी सी आपका रियल नंबर है और इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है, इससे आपका होता है 1/2 a माइनस बी स्क्वायर प्लस b माइनस सी स्क्वायर प्लस c माइनस a स्क्वायर 0। तो इससे आपको ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और a b c बराबर होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर रियल नंबर में ऐसा एक्सप्रेशन हो, ये 0 के बराबर हो, तो ये तीनों नंबर आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि स्क्वायर का सम 0 नहीं हो सकता है रियल नंबर में, इमेजिनरी नंबर में हो सकता है। लिखते हैं 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर 0। कॉम्प्लेक्स नंबर में हो सकता है 2 स्क्वायर का सम 0, लेकिन रियल नंबर में नहीं हो सकता है। तो ये तो एक बात समझ में आना जरूरी है कि सारा रियल नंबर नहीं हो सकता है, और सारा रियल नंबर नहीं हो सकता, इसका ज्योमेट्रिकल कंक्लूजन क्या है? अगर Z1 Z2 Z3 सारा रियल नंबर हो गया तो ये किस पे आएगा? ये सारा एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। क्या होगा? पॉलिनियल होगा। तो खैर ये तो मैंने आपको नोट करवा दिया, ये भी करवा दिया। हम इसे पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, हम इसी पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। अब देखिए, हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, पूरा तो नहीं बताएंगे, थोड़ा काम आपके लिए हम छोड़ देंगे, बट कुछ हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे इसमें। देखिए आपका क्या है, सपोज कि आपका ये Z0 है, ठीक है। सपोज कैसे आता है रिजल्ट का फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। ये आपका सेंटर है, कोई भी सेंटर कह सकते हैं, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। इन सेंटर, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक ही सेंटर होता है, सब सेंटर एक ही जगह पर होता है। अब हम यहाँ पे करते क्या है, मान लीजिए ये आपका कितना है, ये आपका 2π/3 है। तो चलो हम रोटेशन लगाते हैं। रोटेशन कैसे लगाते हैं? Z1 माइनस Z0 अपॉन Z3 माइनस Z0। रेशियो तो 1 होगा, दोनों लेंथ बराबर है, 1/1 लिख दिया। और ये रोटेशन आपका 2π/3 से हो रहा है, तो ये 2π/3 से हो रहा है, तो cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3। और हमने बताया था ये आपका ओमेगा हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है? ओमेगा हो जाता है। चलिए लिख लेते हैं, फिर से आ जाइए यहां पर आप लिखिए, ऐसे एक रोटेशन ले रहे हैं, तो ये रोटेशन आपका क्लॉकवाइज होगा। इसमें आपका रिलेशन क्या होगा? इसमें हमने पहला रिलेशन ठीक लिखा है ना, पहला रिलेशन, हाँ ठीक है। अब हम रिलेशन लिख रहे हैं Z2 माइनस Z0 अपॉन Z3 माइनस Z0 1/1 cos 2π/3 माइनस आयोटा sin 2π/3। आप ये देखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर होगा। अब हमको करना क्या है, इस दोनों से आप ओमेगा को एलिमिनेट कीजिएगा, हम छोड़ दे रहे हैं। इस दोनों से आप स्क्वायरिंग वगैरह करके क्या कीजिएगा, ओमेगा को कह रहे हैं गलत, Z0 को एलिमिनेट कीजिएगा, ओमेगा तो अपने एलिमिनेट हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 आकर ओमेगा खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगा। आप क्या कीजिए, हम अब करने नहीं जा रहे हैं, यहां से आप Z0 लिख लीजिएगा, ठीक है। Z0 को दाएं बाएं कीजिएगा, तो Z0 Z1 Z3 ओमेगा के टर्म में आ जाएगा। फिर यहां से क्या आ जाएगा, Z0 Z2 Z3 और ओमेगा स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा। आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप दोनों को बराबर कर दीजिएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर टाइम के लिए स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, स्क्वायरिंग करके ये सब सेट होकर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देते हैं, एलिमिनेट Z0, एलिमिनेट Z0 to get the desired expression, real desired result। चलिए, तो ये आपका कंडीशन फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल आर्गुमेंट प्लेन है। इस पे हम एक दो क्वेश्चन करना चाहेंगे, और सब बहुत कॉमन क्वेश्चंस माने जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह में। अब जब आप थोड़ा ऊपर उठेंगे तो जो क्वेश्चंस मैं बार-बार कॉमन क्वेश्चन कर रहा हूं, नॉर्मल के तो आपको नहीं मिलेंगे, बट आईटीज के हिसाब से ये सारे कॉमन क्वेश्चंस ही होते हैं। उसमें से मैं आपको आज पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, if Z1 Z2 Z3 are vertices of a complex number, अच्छा इसको हमको सेकंड में लेना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं है, ले लेते हैं। such that Z1 minus 1 is equal to Z2 minus 1 is equal to Z3 minus 1
फाइंड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 आर वर्टिसेस ऑफ, गलत लिख दिया ना, आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। कॉम्प्लेक्स नंबर तो यही है, इसको थोड़ा सुधार दीजिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल सच दैट ये 0 तो फाइंड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बनाएंगे, दोनों तरीका समझ लीजिए। लेकिन पहला तरीका काफी आसान है, बट हम तरीका इसलिए सेकंड वाला बता दे रहे हैं, कहीं और यूज हो सकता है। और इसमें है बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, ये कहने का क्या है, Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल सच दैट आपका क्या है, आपका है कि Z1 -1 Z2 -1 Z3 -1 का मॉड बराबर है। तो देखिए ऐसे करते हैं, Z1 -1 mod Z2 -1 mod Z3 -1 mod, ये क्या इंप्लाई करेगा, Z1 Z2 Z3 आर equidistant from 1 means 1 0। आई बात समझ में? इसका क्या अर्थ होता है, Z1 1 के बीच की दूरी, इसका क्या अर्थ होता है, Z2 1 के बीच की दूरी, इसका क्या अर्थ होता है, Z3 और 1 के बीच की दूरी। तो अगर ऐसा होगा तो 1 आपका क्या हो जाएगा, 1 0 या 1 इज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सेंटर मतलब ये कोई भी सेंटर हो सकता है, सेंट्रोइड भी हो सकता है, ये सेंट्रोइड भी हो सकता है, कोई भी सेंटर हो सकता है। तो कोऑर्डिनेट वाला ही फार्मूला लगा दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में इजीली चलेगा। ये बराबर आपका 1 है, तो ये ठीक है 1 लिख लिया है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कितना हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 आपका हो जाएगा 3। कॉम्प्लेक्स नंबर के फार्मूला आपके लगते हैं, बहुत आसानी से लगते हैं। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 आपका कितना हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 आपका C हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये सारा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, अगर ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, ये M है, N है, तो Z3 आपका क्या हो जाएगा, आप लिख लीजिए सेक्शन फार्मूला। और सारा फार्मूला चलेगा, कॉमन सेंस अपने से लगा लीजिएगा। तो Z3 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा M, ये आपका हो जाएगा MZ2 प्लस NZ1, यही हो जाएगा ना। हाँ, डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा m प्लस। चलिए तो पहले इस पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जब इसकी हम बात कर ली सेक्शन फार्मूला की, तो इसके इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिलाकर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं उसको आप देखिए, लेंगे। और उसके पहले हमने बोला था इसका सेकंड मेथड, आ जाते हैं सेकंड मेथड पे, इसका सेकंड मेथड पे आ जाते हैं। देखिए सेकंड मेथड में होता क्या है, आपको हम थोड़ा सा इसको भी अब हम यूज करेंगे थोड़ी देर में। सेकंड मेथड पे आइए। देखिए सेकंड मेथड में होता क्या है, ये पहला मेथड ज्यादा आसान है, पर कभी-कभी आपको मैट्रिको में ऐसे करना पड़ेगा। मान लीजिए ये चीज है, ये ऐसे अभी हमने लिखा था, अगर आप प्रूफ नहीं किए होंगे, Z3 - Z1 ये ओमेगा से रोटेट होगा, 2π/3 है, जस्ट अभी हमने थ्योरी में किया था ओमेगा। और इधर ये वाला किससे रोटेट होगा, Z2, चलिए देख लेते हैं, Z2 - 1 रोटेशन लगा रहे हैं, Z2 - 1 और Z3 - 1, ये 120 डिग्री से क्लॉकवाइज में, ओमेगा स्क्वायर से ये रोटेट होगा। इसलिए आप देखिए तो आपका कितना हो गया, Z1 - 1 प्लस Z2 - 1, ये जरा देखिएगा, एक ही बार लिख दे रहे हैं, ये आपका हो जाएगा ओमेगा Z3 - 1, इसको इससे मल्टी, ये इसके बराबर लिखा, लाइन नीचे लिख रहे हैं, और ये इसके बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर Z3 - 1, अपने ढंग से लिख लिया है। तो ये आपका Z3 - 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, मींस ये आपका Z3 - 1 हो गया माइनस साइन के साथ, ओमेगा प्लस माइनस का माइनस होता है। तो फाइनली क्या हो गया, Z1 - 1 प्लस Z2 - 1 प्लस Z3 - 1 0। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 3 हो गया। रोटेशन से ऐसे बनता है क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको हमने दिखा दिया, थोड़ा सा आपको हमने दिखा दिया। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल पे। ठीक है,
क्वेश्चन ऐसा होगा, if z1 z2 z3 are complex numbers satisfying, मान लीजिए आपको मैसेज दे देते हैं 5z3 minus 2z1 is equal to 3z2, find the area of triangle formed by z1 z2 z3 from y vertices z1 z2 z3। तो मान लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन है, तो आपके इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपके इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन के डेटा को आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन के डेटा को आप ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली मैंने इसको देखकर क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है। पिछले बार भी एक रिलेशन था, इस बार भी एक रिलेशन है, अगले क्वेश्चन में भी एक रिलेशन होगा। ये देखिए, ये हम लिख सकते हैं 5z3 कितना 2z1 प्लस 3z2, या हम z3 कितना लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2z1 प्लस 3z2 बाई आप लिख सकते हैं 2 प्लस 3। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, ये सेक्शन फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया, ये सेक्शन फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। यहाँ z1 है, यहाँ z2 है, यहाँ z3 है। z1 के साथ 2 है, तो इधर 2 लीजिए, इधर 3 लीजिए। आई बात समझ में? अगर ये चीज होता तो ये सिचुएशन आता, z3 कितना आता 2z1 प्लस 3z2 बाई 2 प्लस 3। इसका क्या अर्थ है, इसका आपका अर्थ है z1 z3 z2 आर पॉलिनियर, ठीक है। दे फॉलो सेक्शन फॉर्मूला, दे फॉलो सेक्शन फॉर्मूला। अगर सेक्शन फॉर्मूला फॉलो करें मतलब एक ही लाइन में है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल पे क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चंस को आपको बनाना होता है। चलिए हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं, इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b। तो चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए। सपोज z1 z2 be roots of equation z square plus az plus b is equal to 0, then prove that or is z1 z2 form an equilateral triangle if a square is equal to 3b। सिंपल क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी आता है। आप लिख सकते हैं z1 plus z2, यहां से क्या हो जाएगा माइनस a, z1 into z2 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा b। और कंडीशन फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, कंडीशन फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल इज, ये भी पढ़ा था ना, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर माइनस z1 z2 माइनस z2 z3 माइनस z3 z1। रिजल्ट है, कभी लगता है कभी नहीं लगता, उससे आपको बहुत मतलब नहीं है, ठीक है। जो भी वेरिएशन हो सकता था मैंने दिखा दिया। यहाँ पे आपका z3 0 है, समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन में क्या दिया था, ओरिजिन z1 z2, हमने कंडीशन लिखा जब वर्टेक्स क्या था z1 z2 z3, तो z3 0 है तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस z1 z2 0। इससे क्या हो जाएगा z1, अच्छा एक बार हम लिख ही लेते हैं, प्लस 2z1 z2 माइनस 3z1 z2 0। एक्चुअली प्लस 2 किया माइनस 1 किया, ऐसा इसलिए किया, प्लस 2 और माइनस 3 आपका माइनस 1 है, ये तो एडजस्ट करेगा, बट ऐसा इसलिए किया, ये हो गया z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इतना दूर पूरा, और ये बराबर हो गया 3z1 z2, बस यही तो था। z1 प्लस z2 कितना था माइनस 1, अरे स्क्वायर ऊपर माइनस हट जाएगा 3b, क्या कंडीशन है। तो सिमिलर ट्रायंगल क्वाड्रेटिक ट्रायंगल कभी-कभी क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको ध्यान में रखना है, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब हम पढ़ते हैं जो आज जो हमने हेडिंग दिया था, लिख लिया होगा, कुछ खास नहीं था इसमें, आज जो हमने हेडिंग दिया था उस पे हम बढ़ते हैं, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, यहां से आपको बहुत कोई सवाल नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्चुअली चीज को ध्यान में रखना है, बार बार देखते रहना है, नोट्स को पढ़ते रहना है, क्वेश्चन उसी में छुपा हुआ होगा, ठीक है। तो आपको यहां से अब क्या पढ़ना है, आप लिखिए तो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन और रे, दोनों लिखिएगा।
इन द आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन जो कुछ हम दिखाने जा रहे हैं उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, उसमें कोई बहुत से क्वेश्चन नहीं होता है। कार्बर आईडी ने क्वेश्चन को फ्रेम करके बहुत बढ़िया पूछा है। नॉर्मल क्वेश्चन आपको ये समझ में आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात हमने लिखा है स्ट्रेट लाइन और रे, ये ध्यान रखिएगा। आर्गेंट प्लेन में स्ट्रेट लाइन और रे ये दोनों दो ऑप्शन होता है और हमको उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। देखिए हम पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिख रहे हैं, सपोज कीजिए ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ये z वेरिएबल है, थीटा फिक्स्ड है। थीटा आपका क्या है, फिक्स्ड है, और z आपका क्या है, वेरिएबल है। ये सब बात आप समझते जाइएगा। इसको O मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, पॉइंट P Z है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रे OP is, इक्वेशन ऑफ रे OP is आर्गुमेंट z is equal to थीटा। और बहुत सिंपल लॉजिक है, लोकस को थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। ये z कहीं भी मूव करेगा, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, कहीं भी इस लाइन पे मूव करेगा उसका आर्गुमेंट क्या होगा, हमेशा थीटा होगा। अगर पाई बाय 4 है तो पाई बाय 4, पाई बाय 6 है तो पाई बाय 6। थोड़ा भी दाएं बाएं गया, थोड़ा भी दाएं बाएं गया तो थीटा से चेंज हो जाएगा। तो अगर हम उन सारे को मान लीजिए, हम उन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन करें जिसका आर्गुमेंट पाई बाय 4 है, जैसे पहला मिलेगा 1 आएगा, दूसरा मिलेगा 2 आएगा। तो अगर सारे का आर्गुमेंट पाई बाय 4 है मतलब उसमें से किसी को ओरिजिन से मिलाएंगे तो एंगल कितना बनेगा, पाई बाय 4। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। इस बात को समझ लेना है कि इस पे जितने भी पॉइंट इस रे पे होंगे, स्ट्रेट लाइन नहीं है, रे पे होंगे, उसमें से किसी को ओरिजिन से मिलाएंगे तो ये थीटा ही बनेगा। मतलब सारे पॉइंट्स का कलेक्शन क्या देगा, रे देगा। क्यों सारे पॉइंट का एक कलेक्शन रे देगा, देखिए एक्चुअली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, इसको बारी-बारी से समझेंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, नंबर 2 मैं लिख रहा हूं, ठीक है। अगर मैं पूरे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन की बात करूं, अगर मैं पूरे एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन की बात करूं, अगर आपका ये z है और आपका ये QZ है, ये एंगल थीटा बन रहा है, तो यहां पे देखिए रे OP क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ रे OP, ये आर्गुमेंट z इज इक्वल टू थीटा, और इक्वेशन ऑफ रे OQ, ये इक्वेशन ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, इसका ये हो जाएगा आर्गुमेंट z इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा। आ रही बात समझ में, रे AQ कहां जाएगा, यहां जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, combination of both will be equation of a straight line PQ। आई बात समझ में, इस दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों को उसको लेंगे, आर्गुमेंट z थीटा हो या पाई प्लस थीटा हो, क्या लिखेंगे, तो आर्गुमेंट z अगर आपका थीटा या पाई प्लस थीटा हो, यहां पे थोड़ा और एंड की कनेक्टिविटी बच जाइएगा, दोनों। चलिए एंड की कनेक्टिविटी डाल, ऐसा कुछ बहुत क्लियर नहीं है, मतलब ये भी और ये भी हो, तब मिलाकर ये आपका क्या देगा, तब मिलाकर आपका ये पूरा का पूरा रे देगा। कौन सा रे देगा, तब ये पूरा का पूरा रे आपका PQ देगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन PQ देगा। ये एक पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया। रीजन समझ में आया। जैसे ही हम यहां से नीचे बढ़ेंगे इसी लाइन में कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल बदल जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ आर्गुमेंट बदल जाएगा, इसलिए वो हमारा नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं आर्गुमेंट थीटा और पाई प्लस थीटा दोनों हो, तब ये मिलाकर क्या देगा, तब ये मिलाकर आपका एक रे देगा। ठीक है, दोनों का दोनों, तभी आपका ये क्या देगा, तब बार-बार ये मैं बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, तब क्या देगा, दोनों के मिलकर क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा। तो रे स्ट्रेट लाइन में अंतर आपको ध्यान में रखना है। चलिए थर्ड वाले पॉइंट पे आते हैं, थर्ड वाले पॉइंट पे आते हैं। अच्छा उसके पहले आपको एक बात हम बता दें, आप जरा मैथमेटिकली देखिए तो क्या होगा, मैथमेटिकली देखिए तो क्या होगा, ऐसे ही आप देख सकते हैं।
tan इनवर्स y x थीटा होगा। अगर हम इससे लेंगे तो tan इनवर्स y x क्या होगा, थीटा होगा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू y x पहले लिख लेते हैं, क्या होगा tan थीटा होगा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, mx होगा। आपको इससे y इज इक्वल टू mx मिला, लेकिन आंसर मिसलीड कर रहा है। ये आपको यहीं पे थोड़ा सा ना स्ट्रेट लाइन में जब कन्वर्ट करते हैं तो ध्यान रखना पड़ता है, आंसर मिसलीड कर रहा है। आप सिर्फ इसी आंसर से y इज इक्वल टू mx पे आ गए, लेकिन ये वाला जो पार्ट है सिर्फ इतना ही पार्ट देगा, रे देगा। पूरे पार्ट के लिए आपको यहाँ पे एक बार फिर से क्या लेना पड़ता, पाई प्लस थीटा। tan पाई प्लस थीटा भी क्या होता है, tan थीटा। तो दोनों केस मिलकर पूरा पूरा आपको स्लोप देता, पूरा पूरा स्लोप देता। कहने का अर्थ है कि इस लाइन से भी हम इधर गए और इस लाइन से भी हम इधर आ गए। मैथमेटिकली चेंज कर सकते हैं आप उसको, लेकिन मैथमेटिकली चेंज करने पर ये क्लियर नहीं होता है कि whether it is a straight line or it is a ray। आपको क्लियर रखना होगा आर्गुमेंट के कॉन्सेप्ट से। जैसे इसी में मैं थर्ड लिख रहा हूं, इसी में मैं थर्ड लिख रहा हूं। आप ये बताइए, आप अगर ऐसे कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है A Z1, ये आपका P क्या है, Z है, ये Z1 आपका फिक्स है। यहां से एंगल बना रहा है थीटा, थीटा भी आपका फिक्स है, और Z आपका वेरिएबल है। उसके पहले एक और बात हम क्लियर कर दें इसमें। अभी हम बात करेंगे, पहले तो बात कर ही ले इसकी, इक्वेशन ऑफ रे AP इज आर्गुमेंट Z माइनस Z1 इज इक्वल टू थीटा। ये जो आर्गुमेंट ओरिजिन से निकल रहा था, ये जो आर्गुमेंट ओरिजिन से निकल रहा था, ये आर्गुमेंट कहां से निकलेगा, ये आर्गुमेंट आपका कहां से निकलेगा, ये आर्गुमेंट अब निकलेगा पॉइंट Z1 से। ये आर्गुमेंट आपका कहां से निकलेगा, पॉइंट Z1 से। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और जो मैं एक बात कहना चाह रहा था, जैसे इसी में आइए, जब आप ये सब चीज देखते हैं ना, तो Z नॉट इक्वल टू 0, Z नॉट इक्वल टू 0 पहले वाले केस में भी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि 0 का कोई आर्गुमेंट नहीं होता है। ये सब थोड़ा सा अंतर है ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन से इसमें। पहले वाले रिजल्ट में लिख लीजिएगा, क्योंकि जब Z रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आर्गुमेंट 0। 0 का क्या होता है, आर्गुमेंट अनडिफाइंड होता है। 0 का आर्गुमेंट क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। जैसे ये हम लिखेंगे तो लिखेंगे Z नॉट इक्वल टू Z1, Z Z1 पे चला जाएगा तो कोई रे नहीं बनेगा, कोई रे नहीं बनेगा। इसको अगर आप इधर एक्सटेंड कर देंगे पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, पाई प्लस थीटा भी ले लेंगे तो ये नॉर्मल तरीका है। और इसको अगर आप चेंज करेंगे, Z1 को मानेंगे x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 को मानेंगे x2 प्लस आयोटा y1। Z1 को अगर आप ये मानेंगे x1 प्लस आयोटा y1 और Z को अगर आप ये मानेंगे x प्लस आयोटा y, तो ये फाइनली y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 दे देगा। आप उसको देख सकते हैं, जहां m tan थीटा है, लेकिन ये रे होगा या स्ट्रेट लाइन होगा, ये डिपेंड करता है। अगर कोई एक ही एंगल हमने लिया, अगर हमने कोई एक ही एंगल लिया एक साइड से, तो रे होगा। अगर हमने दोनों को कंसीडर किया, जैसे इसमें ऐसे आगे बढ़ गए और ये पाई प्लस थीटा है, तब आपका क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसके बाद हम एक बहुत और अच्छे कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे। और ये पोर्शन आप बस देखते रहिए, क्वेश्चन कहीं से फ्रेम हो जाता है, और क्वेश्चन फ्रेम करते समय क्वेश्चन ट्रिगर से इस बात का ध्यान रखते हैं, अच्छा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। चलिए इसके बाद आते हैं, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। एक हम छोटा सा हेडिंग ही बना दिए, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट, या आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। इंटरेस्टिंग है, इसमें भी रे और स्ट्रेट लाइन का चक्कर है। आप जरा ध्यान से देखिएगा, सपोज कीजिए ये पॉइंट आपका A Z1 है, ये आपका B Z2 है। Z1 ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स Z1 और Z2 कर देते हैं। इसको ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो Z1 Z2 आपका फिक्स्ड कोऑर्डिनेट है। Z1 Z2 क्या है, फिक्स्ड है। Z आप एक वेरिएबल कोऑर्डिनेट मान लीजिए,
आप z क्या मान लीजिए, वेरिएबल कोऑर्डिनेट मान लीजिए। तो अब जरा ध्यान से देखिए, आप जरा ध्यान से देखिए, यहां पर एक बात आपको समझ लेना है, यहां पर आपको एक बात समझ लेना है, हमने एक्सिस के साथ नहीं बनाया, पर एक बात आपको समझ लेना है कि जब आपका Z1, Z2 और Z एक ही लाइन में हो, Z1, Z2 और Z एक ही लाइन में हो, तो ये जो आपका हम लिख रहे हैं आर्गुमेंट Z माइनस Z1, ये आपका बराबर होगा आर्गुमेंट Z2 माइनस Z1 के। सही है? कैसे सही है? अगर आप Z से Z1 को मिलाइए तो जो आपका सेगमेंट होगा, Z2 से Z को मिलाइए तो जो सेगमेंट होगा वो एक ही होगा, वो एक ही होगा। ठीक है? इसको हम और थोड़े डिटेल्स में आपको समझा सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, थोड़ा सा ऐसे समझिए। सपोज कीजिए, थोड़ा सा ऐसे समझिए, ये Z1 है, ये Z2 है। सपोज कीजिए Z हमने थोड़ा सा ऊपर लिया, इस लाइन में हमने नहीं लिया, इस लाइन में हमने नहीं लिया। तो अगर हम यहां से इस पर रोटेट करते तो ये एंगल थीटा बनता। इस केस में हम क्या लिखते, Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, ये थीटा रोटेशन के बाद आता, इसका आर्गुमेंट आपका क्या आ जाता, इसका आर्गुमेंट थीटा आ जाता। लेकिन जैसे ही Z इस पर चला आएगा, लेकिन जैसे ही Z इस पर चला आएगा तो ये थीटा आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला से क्या बनेगा, आर्गुमेंट Z माइनस Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 माइनस Z1, ये 0 मिलेगा, मींस ये आर्गुमेंट बराबर मिलेगा। आई बात समझ में ना, कैसे हम लिख रहे हैं, कैसे हम लिख रहे हैं, ये बात आप समझ में आ गई। ठीक है? सिंपल सा बात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये Z है, ये Z1 है, तो इस लाइन का आर्गुमेंट, इस लाइन का आर्गुमेंट क्या होगा, इस लाइन का आर्गुमेंट क्या होगा, तो आपको सीधा से ये बात ध्यान में रखना है। इसको हम बता रहे हैं कि लिखने के बाद भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। अगर हम आपसे सीधा ये बोलें कि यहां पर Z1 है और यहां पर Z है, ये एंगल थीटा, इस लाइन का आर्गुमेंट क्या होगा, तो आप सीधा आर्गुमेंट लिखेंगे, आर्गुमेंट Z माइनस Z1 इज इक्वल टू थीटा। कैसे लिखेंगे सर, कैसे लिख दिए? अरे अभी यही ना आपको समझाए थे, अभी आपको यही ना समझाए थे, ये तो आसान हो गया ना, ये थीटा है, इसके पैरेलल ये थीटा है। आई बात समझ में? लेकिन सर ये तो रे का इक्वेशन था, ये बात आपको समझ में आ रही है ना, हम समझाए थे इस बात को, इसको हटा दीजिए, इससे अच्छा ये एक्सप्लेनेशन है। लेकिन सर ये तो रे का इक्वेशन था सर। हाँ बिल्कुल रे का इक्वेशन था, तो ये अभी भी रे है। अब देखना कैसे, इसको समझिए, देखना है डायरेक्शन से। ये देखिए क्या है, Z2 से Z1 का डायरेक्शन ऐसे मान लिया और Z से Z1 का ऐसे मान लिया। ठीक है? Z2 माइनस Z1 मान लीजिए, हम यहां से यहां देख रहे हैं, अगर Z2 माइनस Z1 का ऐसे एरो से दिखाए तो Z माइनस Z1 का ऐसे एरो से दिखाएंगे। तो ये जो आपका है, ये जो आपका है सिंपल क्या दे रहा है, ये आपका एक्चुअली रे AP दे रहा है। अगर मान लीजिए कि यहां पर आ गया इधर P'Z, अब ध्यान से देखिए, इधर देखिए दोनों का डायरेक्शन बदल गया, तो दोनों का डायरेक्शन बदल गया तो आपको क्या लिखना होगा, आर्गुमेंट Z माइनस Z1। अब देखिए Z माइनस Z1 का डायरेक्शन ये हो गया, जबकि Z2 माइनस Z1 का डायरेक्शन क्या है, फिक्स है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा पाई प्लस आर्गुमेंट Z2 माइनस Z1। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रे AP डैश, बिल्कुल एक रे हो गया, एक रे AP डैश हो गया। समझ में आई बात? तो हम लोग इसमें इतना नहीं देखते हैं, हम लोग क्या है डायरेक्शन देख लेते हैं। अच्छा Z1 से दोनों एक ही, Z1 से ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो सीधा चलेगा। यहाँ से Z2 माइनस Z1 का डायरेक्शन फिक्स है, ये तो डायरेक्शन फिक्स है, जब जब Z इधर रहेगा सेम डायरेक्शन में, सेम आर्गुमेंट, जैसे ही Z लाइन से इधर मूव कर जाएगा, डायरेक्शन बदल गया, हम इधर मूव कर गए, क्या हो गया, पाई प्लस थीटा आ जाएगा। आई बात समझ में ना? तो रे है, इसको आप थ्योरेटिकल समझिएगा, बगल वाला आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, मैं लिख दिया है, नोट कर लीजिएगा। तो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन AB, ये आपका क्या हो जाएगा,
आर्गुमेंट z माइनस z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट z, या ऐसे हम लिख देते हैं माइनस आर्गुमेंट z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 0 और पाई, और एंड छोड़ दीजिए, बहुत मैथमेटिकल से 0 एंड पाई, या तो 0 होगा या तो क्या होगा, या तो पाई होगा। देख रहे हैं ना, या तो इसका आर्गुमेंट बराबर या तो डिफरेंस पाई होगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1, ये किसके बराबर होगा, 0 और पाई। ये हमने आर्गुमेंट का फॉर्मूला लगाया। इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको क्या मिलेगा, z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1 बराबर एक रियल नंबर आपको मिलेगा। ये पहला इक्वेशन हो गया। अगर कोई भी तीन इस कंडीशन को फॉलो कर ले, कोई भी तीन एक रियल नंबर के इस कंडीशन को फॉलो कर ले, सर रियल नंबर क्यों हुआ सर, तो 0 किसका आर्गुमेंट होता है, पॉजिटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है 0, और नेगेटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है पाई। ये आप समझ रहे हैं, पॉजिटिव 0 नंबर का आर्गुमेंट 0, नेगेटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है पाई। इसका मतलब या कोई भी रियल नंबर हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स का पहला तरीका है कि अगर इस तरह से ये रिलेशन एक रियल नंबर के लिए होल्ड करता है, ये पूरा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। चलिए इसको यहां से हम दे देते हैं 1। दो चार कंडीशन यहां पर है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन बहुत ध्यान में रखना है। z वेरिएबल है, z से z1 का डायरेक्शन और z2 से z1 का डायरेक्शन फिक्स हो गया। जब सेम रहेगा तो आर्गुमेंट बराबर होगा, और z मूव करता करता जैसे ही इसको बाहर कर गया तो डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो डायरेक्शन अलग होने पर आर्गुमेंट का डिफरेंस पाई हो जाएगा। अब आइए, अगर ये रियल नंबर है, अगर ये रियल नंबर है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं z माइनस z1 बाई, पहले ये वाला फॉर्म लिखते हैं, पहले ये वाला फॉर्म लिखते हैं z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1, t कोई भी रियल नंबर है, t आपका क्या है, t आपका कोई भी रियल नंबर है। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, z माइनस z1 बाई z2 माइनस z माइनस z1 क्या लिखेंगे, t z2 माइनस z1, या z बराबर क्या लिखेंगे, हम थोड़ा सा एक ही साथ लिख दे रहे हैं, 1 माइनस t z1 प्लस t z2। इसको हम लोग, t रियल नंबर है, इसको हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। ठीक है, ये आपका नंबर 2 हो गया। सब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन अगर अचानक से आप इसको भी मान सकते थे, ये आर्गुमेंट अगर 0 हो तो ये सब स्ट्रेट लाइन है, पहला आप इसको भी मान सकते थे। चलिए हमने नहीं माना, स्ट्रिक्ट कर दिया। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक और लाइन है फ्रॉम 1 z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1, ये आपका होगा z माइनस z1 बार अपॉन z2 बार माइनस z1 बार, ये आपका होगा ना z माइनस z1। क्यों होगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है, फॉर रियल z, याद कीजिए रियल z के लिए z इज इक्वल टू क्या होता था, z बार होता था। तो z इज इक्वल टू z बार होता था, तो इसको अगर आप आगे पीछे करेंगे तो यहां से भी एक फॉर्म मिलेगा, z माइनस z1 z2 बार माइनस z1 बार, ये किसके बराबर आपका आ गया, ये आपका z बार z1 बार, और साथ में क्या आ गया z2 माइनस z1। तो ये भी एक फॉर्म आपको मिल गया, ये भी आपको एक फॉर्म मिल गया। ये सारे फॉर्म को आप ध्यान से देखते जाइए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। एग्जाम में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए तो आप क्या समझेंगे कि अच्छा ये स्ट्रेट लाइन पर z1 z2 है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे ऐसे बढ़ रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, देखिए कितना z2 बार माइनस z1 बार इनटू z। ठीक है, आगे पीछे करके लिखेंगे, आप उसको देखते चले जाइएगा। अब यहां से हम z बार वाले टर्म को लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं माइनस
यहां से हम z बार वाले टर्म को क्या लिख रहे हैं, माइनस z2 माइनस z1 z बार, और फिर हम क्या क्या टर्म को लिख दे रहे हैं, देखिएगा यहां से माइनस z1 z2 बार माइनस z1 बार। पहले हमने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके साइड चेंज किया, अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहां पर ये कर रहे हैं प्लस z1 बार z2 माइनस z1 बराबर 0। ये वाला थोड़ा सिंप्लीफाई होता है, वही आपको हम सिंप्लीफाई करके दिखा देना चाह रहे हैं। माइनस z2 माइनस z1 z बार, देखिए कैसे कैसे सिंप्लीफाई होगा। ये आपका होगा z1 z2 बार प्लस कितना हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा मॉड z1 स्क्वायर, और आपका ये क्या हो जाएगा z1 बार z2 और क्या हो जाएगा माइनस मॉड z1 स्क्वायर बराबर 0। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब जो आपका ये नंबर प्लस माइनस का जरा ध्यान से देखेंगे, 3 माइनस में कैसे आ गया, ये कोई प्लस में होना चाहिए, ये वाला प्लस में है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, z2 बार माइनस z1 बार z माइनस z2 माइनस z, और ये आपका कैसा नंबर है, ये आपका इमेजिनरी नंबर है या रियल नंबर है, ये आपका इमेजिनरी नंबर है या रियल नंबर है, जरा उसको ध्यान से देखिए। तो ये आपका एक इमेजिनरी नंबर है, क्यों है, z1 बार z2 में अगर हम इसके z1 बार z2 के इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करें, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये सब्ट्रैक्ट करें तो एक इमेजिनरी नंबर होगा। आप पढ़े हैं ना, z माइनस z बार एक इमेजिनरी नंबर होता है, तो ये जो भी आपका बच गया, ये आपका बच गया इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। ये आपका क्या बच गया, ये आपका बच गया प्योरली इमेजिनरी। समझ जाइएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसके बाद को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बराबर 0। इस तरह से बहुत सारा एक्सप्रेशन आ सकता है। इस प्योरली इमेजिनरी को रियल करने के लिए हम अगर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें z2 बार माइनस z1 के साथ z माइनस आयोटा z2 माइनस z1, तो ये आपका एक रियल नंबर हो जाएगा, z बार रहेगा, ये आपका भी एक रियल नंबर हो जाएगा। हम क्या किए, बात समझ लीजिएगा, प्योरली इमेजिनरी था, लिखे नहीं, आप लिख सकते थे पूरे में आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अगर ये प्योरली इमेजिनरी के z माइनस z बार के करना है आयोटा से मल्टीप्लाई तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका रियल नंबर हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप इसको मान लेंगे, इसको अगर मान लेंगे a, तो ये आपका a बार हो जाएगा, तो यहां से हम लिखेंगे a बार z प्लस a z बार प्लस b इज इक्वल टू 0। जहां आपका a कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, b कोई रियल नंबर है। ये जनरल इक्वेशन होता है, हालांकि यहां से यहां तक डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं आपके लिए, पर मैंने एकदम दिखाया पूरा कॉम्प्लेक्स वे में। जो ओरिजिनल थ्योरी है इसको लोग अलग अलग ढंग से दिखाते हैं, बट मैंने अलग ढंग से दिखाया। तो सर ये कैसे मान लिया, आप इसको a मानिए ना, आप इसको जब a मानिए तो a बार क्या होगा, इसको अगर आप a मानिए तो a बार क्या होगा, इसका बार होगा, इसका बार होगा, माइनस आयोटा का बार होगा। ये सब बड़ा छोटा सा पॉइंट है, माइनस आयोटा का बार आयोटा होता है, तो इसको आप a मानिए तो a बार होगा। तो यहाँ पर a कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन b आपका कैसा नंबर है, b रियल नंबर है। प्योरली इमेजिनरी था इसलिए हमने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ये जो आपका आता है ये जनरल फॉर्म कहलाता है। तो आप ध्यान रखिएगा रिजल्ट, हालांकि इसको हमने बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड वे में, इसको हमने बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड वे में डिराइव करके दिखाया, बट अब हम एक आसान वे में आपको डिराइव कर दे रहे हैं। ये आसान वे आपका क्या है, तो ये आसान वे आपका क्या है, ये आपका आसान वे है a बार z प्लस a z बार प्लस b इज इक्वल टू 0 is general equation of a straight line in
आर्गेंड प्लेन लिख लीजिएगा जरूर से। ए कॉम्प्लेक्स नंबर है और बी रियल नंबर है। हालांकि यहीं पे हमको लिखना चाहिए था इसके बदल में, पर नहीं लिखा तो आगे लिख देते हैं। ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, बी रियल नंबर है। हमने इसको 2 पॉइंट फॉर्म से डिराइव कर दिया। हमने आपको इसको 2 पॉइंट फॉर्म से डिराइव कर दिया, बट अब एक आप एक्सप्लेनेशन देखिए, बहुत दूसरे तरह का एक्सप्लेनेशन। इसको लोग ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं, px प्लस qr प्लस मान लीजिए b इज इक्वल टू या कोई k इज इक्वल टू 0 मान लिया, इसको लिखते हैं z प्लस z बार बाई 2। इसको क्या लिखते हैं z प्लस z बार, इसको z माइनस z बार बाई 2 आयोटा, इसको z प्लस z बार बाई 2, इसको z माइनस z बार बाई आयोटा। उससे भी लोग एक्सप्लेन करते हैं, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, बट मैं दूसरे ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। आप z मानिए x प्लस आयोटा y z बार, ठीक है, और आप ये मान लीजिए a मान लीजिए अल्फा प्लस आयोटा बीटा। इसलिए आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन इज अल्फा माइनस आयोटा बीटा x प्लस आयोटा y प्लस अल्फा प्लस आयोटा बीटा x माइनस आयोटा y। होपफुली आप समझ रहे होंगे। b0 इसका मान रखा अल्फा माइनस आयोटा बीटा क्योंकि बार था, और इसका मान रखा x माइनस आयोटा y क्योंकि इसमें भी बार था। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग आप खुद से करके देख लीजिएगा, ये आता है 2 अल्फा x प्लस 2 बीटा y प्लस b0। आयोटा के सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, खुद से कर लीजिएगा, हम छोड़ देते हैं, ठीक है। आयोटा के सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। जैसे आप देखिएगा यहाँ से आयोटा बीटा x माइनस में आएगा, आयोटा बीटा क्या आएगा, प्लस में आएगा। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, तो देखिए अभी यहीं से आपको दिखा देते हैं। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, तो इसका स्लोप -2 अल्फा बाई 2 बीटा माइनस अल्फा बाई बीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस रियल ए बाई इमेजिनरी। अगर ए हमने ये माना है तो अल्फा क्या है, रियल है, बीटा क्या इमेजिनरी है। आगे बात समझ में लिख सकते हैं। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, रियल ए बार बाई इमेजिनरी ए बार, क्योंकि जब ए बार आप लिखेंगे तो हो गया अल्फा माइनस आयोटा बीटा, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया माइनस बीटा, वो सीधा सीधा सेट हो गया। कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट व्हाट आई वांट टू से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जो हमको कहना है वो ये कि इस तरह के क्वेश्चंस में अगर जनरल फॉर्म से कभी भी आपको कुछ पूछा जाए तो आप उसको इस फॉर्म में बदल लीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, ये सब्स्टिट्यूट इस फॉर्म में बदल लीजिए। अब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा काम कर लीजिए। इसका स्लोप जानते हैं, स्लोप जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछते हैं इट्स डिस्टेंस फ्रॉम z1, ठीक है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि ये जो a बार z प्लस a z बार प्लस b 0 है, इसका पॉइंट z1 से क्या डिस्टेंस है, तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। हम करते कुछ नहीं है, z1 मतलब x1 y1 हो गया, ये लाइन का मतलब क्या हो गया 2 अल्फा x प्लस 2 बीटा y प्लस b बराबर 0 हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इस लेंथ को आप क्या लिखिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको हम pq मान लें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप pq को क्या लिखिएगा, आप यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा 2 अल्फा x1 प्लस 2 बीटा y1 प्लस b बाई रूट ओवर 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर। आप ये लिखेंगे, बिल्कुल सर बिल्कुल लिखेंगे। तो अब देखिए इसको हम इतना लिख सकते हैं a बार z1 प्लस a z1 मॉड भी ले लीजिए, a z1 बार प्लस b लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं, जहां जहां यहाँ पे जहां x और y था उसके लिए x1 और y1 आ गया, तो यहाँ पर जहां z है वहां पे क्या आ जाएगा z1 आ जाएगा। और ये वाला देखिए आपका क्या लिखा हुआ है 2 रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है, और 2 4 नहीं 4 भी रूट में था, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कितना 2 mod z। यही ऐसे ही करके इसका सारा फार्मूला, किसी किताब में बहुत सारा फार्मूला दिया होगा उसकी जरूरत नहीं होती है, किसी के साथ बहुत सारा फार्मूला दिया तो उसकी बहुत जरूरत नहीं होती है। तो लास्ट वाला जो रिजल्ट है उस रिजल्ट पे आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसी तरह से कुछ भी पूछा जाए
डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछा जाए तो दिस बाय दिस। यहाँ पे आपका जो z है मॉड z है, कभी-कभी मॉड z की जगह हमने ऑप्शन में ऐसा भी लिखा है, लोग लिख देते हैं z z बार। मींस कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो आपको क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंगली खुद से करना होगा। तो चलिए, लगता है आपको लगभग 1 घंटे का समय हो रहा है, बट एक क्वेश्चन आईटी का हम इसमें जरूर डिस्कस करना चाहेंगे। पीछे जो आपका 2 पॉइंट फॉर्म बताया ना, उसका आईटी ने बहुत शानदार यूज किया था। तो जरा हम पहले क्वेश्चन को लिख लें, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है आईटी 2010 का, और अभी मैंने जो आपको पढ़ाया है उसको बार-बार देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत याद रखने का कुछ प्रयास मत कीजिएगा। समझिएगा ना, वो धीरे-धीरे आपको याद अपने आप होता चला जाएगा। और थोड़ा उसमें अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपको टाइम लग सकता है, बट क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको एक सिंबॉलिक क्वेश्चन ये आईडी का दिखा रहा हूं, और आपको क्या-क्या ऐसे क्वेश्चंस में सोचना होता है। कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग है तो बहुत आराम से बन जाएगा, और क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक आपको कहीं फ्रेम नहीं मिलेगा। तो बहुत ध्यान से आप देखेंगे, बार-बार पढ़ेंगे, और जिस दिन आपका इसमें इंटरेस्ट आने लगा, हो सकता है शुरू में आपका इंटरेस्ट नहीं आए, तो आप 10 नंबर 11 नंबर वीडियो अवॉइड कीजिएगा। 11 भी इसी का भाई है, ये मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। बट धीरे-धीरे आपको ये समझ में आने लगेगा, जिस दिन आपका इसमें इंटरेस्ट हो गया, मींस आप आर्गेंट प्लेइंग पे खेलने लगे हैं, फिर मजा आएगा। तो चलिए इसके एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन तो आप पहले पढ़ लीजिए, पढ़ लिया होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में आपका जो कुछ भी है, इस क्वेश्चन में आपका जो कुछ भी है, आपको ये समझना होगा, जहां से हमने बोला पढ़ाया था आपको, 2 पॉइंट के बीच का z1 और z2 से जाने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, उसमें कुछ एक एक्सप्रेशन ऐसा भी आया था। तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम में यहां से ही पकड़ना होगा, सबसे पहले तो आपको एग्जाम में यहीं से पकड़ना होगा कि आपका स्ट्रेट लाइन है। सबसे पहले आपको क्या पकड़ना होगा कि अगर ये 3 एक स्ट्रेट लाइन में है, तो z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, ये बात समझिएगा। अगर एक स्ट्रेट लाइन में है तो z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, या इसमें से किसी दो का डिफरेंस लेकर जब रेशियो लेते हैं तो वो रियल नंबर होता है, ये बात समझना होगा। तो पहले तो ये स्ट्राइक करना चाहिए, लिखा हुआ है z इज इक्वल टू z1 माइनस tz1 प्लस tz2, एक स्ट्रेट लाइन होगा। सेकंड वाला फॉर्म देखिए, इसको मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म कहा भी था, और इसको हम अपने ढंग से लिख ले रहे हैं t z2 माइनस z1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 t है। ये रेशियो जब रियल नंबर होता है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में एकदम इसको नोट कीजिए। अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अगर ऐसा कुछ है कि अगर रेशियो रियल नंबर है, तो ये तीनों आपका क्या होगा, ये आपका तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे होगा। ये आपका तीनों किसमें होगा, ये आपका तीनों का तीनों एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसको आप मार्क कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जब हम पोजीशनिंग देखें z1 z2 का, यहां पर एक रेशियो t 0 से 1 मेंशन है, तो ये तभी हो सकता है, जब z1 और z2 के बीच में z हो। ठीक है, ये तभी हो सकता है जब z1 और z2 के बीच में z हो, तभी आपका रेशियो क्या होगा। क्योंकि अगर हम z को यहां लेकर चले आए, z को अगर हम यहां लेकर चले आए, तो फिर आप देखिए रेशियो 1 से बड़ा हो सकता है। तो पहला बात तो इसमें ये पकड़ना था, t आपका जो मेंशन है, जैसे हम लेस देन 0, इसका मतलब ये इस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रहा होगा। z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1 कहां पे रहा होगा, t। अब देखिए इसमें क्या है, जब ऐसा कोई रिलेशन है तो पहला वाला आपका होल्ड करेगा। पहला वाला कैसे होल्ड करेगा, अगर हम इसका नाम दे दें a, इसका नाम दे दें p, और इसका नाम दे दें p, तो ये देखिए तो आपका क्या लिखा होगा, पहला ऑप्शन z माइनस z1 का मॉड, मतलब आपका ये ap लिखा हुआ है। z माइनस z2 का मॉड, ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका bp लिखा हुआ है, और ये आपका z माइनस ab लिखा हुआ है। तो z को 0 से 1 के कारण लेना था दोनों पॉइंट के बीच में, ये एक इंपॉर्टेंट इशू था। तो पहला सही हो गया। अब जब हम आर्गुमेंट की बात करेंगे तो डायरेक्शन देखेंगे। ऑप्शन बी और डी को जरा ध्यान से देखेंगे आप, ऑप्शन बी और डी को। ये आपका क्या है, आर्गुमेंट z माइनस z1 अगर आप इस डायरेक्शन में लीजिए, आप डायरेक्शन अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन अगर हम z माइनस z1 को इस डायरेक्शन में ले, तो z माइनस z2 को हमको इस डायरेक्शन में लेना होगा।
दोनों डायरेक्शन आप उल्टा भी कर सकते हैं। हमने z माइनस z1 को ऐसे ले लिया, मतलब z1 वाले की तरफ एरो दिखा दे, तो z माइनस z2 में z2 वाले की तरफ एरो दिखा देंगे। तो ये दोनों आपका एंटी पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, तो ये नहीं चलेगा, ये आपका नहीं चलेगा, समझ गए। तो फोर्थ क्वेश्चन हम पहले चेक कर ले, ऑप्शन डी को, z माइनस z1 इसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, और z2 माइनस z1 का जो डायरेक्शन है एक ही है। थोड़ा सा अलग फिगर बनाते इस बार, z1 z और z2 इस बार एक ही लग रहा है ना। z माइनस z1 का डायरेक्शन ऐसे मानेंगे तो z2 माइनस z1 भी ऐसे मानेंगे, तो ये डायरेक्शन सेव हो गया, तो आपका क्या होगा आर्गुमेंट ठीक ये हो गया। बाकी बचा ये ऑप्शन, ये भी ऑप्शन मैंने आपको कर दिया था, इस पर यूज कर देना। एक्चुअली जब ये रियल नंबर है, जब ये रियल नंबर है तो z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1 इसके कंजुगेट के बराबर होगा, और जब कंजुगेट के बराबर होगा तो कंजुगेट हर नंबर का अलग अलग भी किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो ये इसी का तो डिटरमिनेंट फॉर्म है, z माइनस z1 इंटू z2 बार माइनस z1 बार, और ये बराबर आपका क्या है z माइनस z1 बार, और क्या है z2 माइनस z1 बार। डिटरमिनेंट एबीसीडी को आप कैसे सेट करते हैं, एबीसीडी डिटरमिनेंट अगर आपका ये 0 है तो ये आपका क्या होता है AD माइनस BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BC। देखिए तो AD इज इक्वल टू BC है, ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता था, इसका मतलब आपका क्या है ये ऑप्शन भी सही है। तो क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखने के बाद आपको हम लास्ट सलाह यही दे रहे हैं, जहां पे समझ में आया ठीक है, जहां पे इसमें क्वेश्चन मार्क कीजिएगा ये बात अभी नहीं समझे हैं। इसमें मैथमेटिकल क्वेश्चन आपको बहुत रेयर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चंस, ऐसे ही मिलेंगे जिससे कि क्वेश्चन सेटर आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं, जिससे कि क्वेश्चन सेटर आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं, क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे, और जिसे एंजॉय करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको मजा आ रहा है, आएगा धीरे धीरे आएगा, पेशेंसली आप इसको देखिएगा। और हमने क्या बोला, कुछ याद नहीं कीजिएगा, बस समझ ही लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन देखिएगा, स्ट्राइक करेगा ही करेगा। इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे, अगली क्लास में पढ़ाएंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, आर्क, एलिप्स, हाइपरबोला। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास है और उससे ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ओके, थैंक यू।